है इट्स मी सनी एंड यू आर वाचिंग द सनीज स्टोरी। एक ऐसा मर्डर केस जिसे सॉल्व करने में पुलिस को लगभग 17 साल लग गई, लेकिन इस 17 साल लगने के बीच में उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, जहाँ पे शायद वो अधिकांश नाकाम ही रहे। बट जानेंगे इस कहानी में कि क्या रहा इसके पीछे का वजह, क्यों इतना पेचीदा सा ये केस बना जो पुलिस को लगभग 17 साल लग गई। केस उतना भी हाई प्रोफाइल नहीं है जितना कि इस केस को सॉल्व करते टाइम पुलिस के लिए एक हाई प्रोफाइल टाइप की केस लगी। मतलब इस केस को सॉल्व ना कर पाने की वजह से ही कहीं ना कहीं ये केस बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा, बहुत ज़्यादा फेमस रहा। आखिर क्या वजह रही कि एक केस को सॉल्व करने के लिए लगभग 17 साल लग गए, वो भी अपनी पूरी जी जान सब चीज़ लगन मेहनत के साथ सॉल्व करने की कोशिश किए जा रहे थे, बट वो मुजरिम तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो जानेंगे आज इस वीडियो में, अंत तक बने रहना। इस केस का एक बहुत बड़ा मिस्ट्री जो पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पा रही थी, और सॉल्व ना करने की वजह से ये केस उतना फेमस था नहीं जितना कि धीरे धीरे फेमस होता गया, बिकॉज पुलिस इसको पकड़ नहीं पा रही थी, इस केस के पीछे छुपे मुजरिम को। ये बात है एक ऐसे इंसान की जो बिहार के वैशाली ज़िले में रहने वाला होता है। बिहारी का नाम बीरेंद्र सिंह होता है। बीरेंद्र सिंह की उम्र 57 ईयर्स ओल्ड होती है। बीरेंद्र सिंह रोज़गार यानी पैसे कमाने के लिए, घर को अच्छे ढंग से चलाने के लिए वो बिहार से दिल्ली की ओर मूव करता है। बीरेंद्र सिंह बिहार से दिल्ली आके सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर का काम शुरू करता है, जहाँ पे वो अच्छा से एक अच्छा इनकम जनरेट कर पा रहा होता है, जिससे कि वो खुश था। अपने घर वालों को भी पैसा भेज रहा था, खुद भी अच्छे से सर्वाइव कर रहा था दिल्ली जैसे शहर में, बिकॉज वो आते ही टैक्सी ड्राइवर का काम शुरू कर देता है। बीरेंद्र सिंह के साथ सब कुछ सही चल रहा था, जिस हिसाब से वो बिहार से दिल्ली की ओर मूव किया था। मगर टैक्सी ड्राइवर का काम करते हुए बीरेंद्र सिंह को कुछ लोगों से संपर्क बढ़ जाती है, जैसे कि उसे हर रोज़ हर नए नए लोगों को उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ना होता था। इसी दौरान उसे बहुत से कुछ कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, जहाँ से कुछ क्लोज हो जाते हैं, कुछ कैजुअल फ्रेंड सा बन जाते हैं। बीरेंद्र सिंह को उन लोगों से बात करते हुए कुछ पता चलता है कि वो लोग रियल लाइफ में एक सेक्स वर्कर का काम कर रहे हैं, लाइक सेक्स दलाल जिसे कह सकते हैं, जिस्म फरोशी वाला वो काम कर रहे होते हैं दिल्ली में रह के। बीरेंद्र सिंह को लगता है कि ये लोग हमसे बेहतर पैसे भी कमा रहे हैं, क्योंकि मैं तो हर रोज़ दिन का 1000-2000 इस तरह से कमा रहा हूँ, वो भी दिन रात मेहनत करके। बट ये लोग आराम की ज़िंदगी काट रहे हैं और पैसे भी अच्छे हमसे अर्न कर पा रहे हैं। उन लोगों से मिलने के बाद, उन लोगों से बातचीत करने के बाद बीरेंद्र सिंह को ऐसा फील होता है, इनर स्ट्रेंथ उसका कहता है कि शायद हमें भी इस फील्ड में आनी चाहिए, हमें भी तो पैसे कमाने हैं। बीरेंद्र सिंह के मन में लालच आ जाता है और पैसे कमाने की, और वो उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे पहले से सेक्स वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जिनसे इनकी बात हुई, जिनसे ये मुलाकात की, उन लोगों के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी चाहिए था कि हम पैसे और कमाएं। और ये फिर भी घर छोड़ के, बिहार छोड़ के यहाँ आए हुए हैं पैसे कमाने के लिए ही। तो क्यों ना कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए जहाँ पे हम मेहनत भी कम करें और पैसे भी अच्छी खासी बन जाए। और ये इनके फ्रेंड सर्कल में देख रहे थे कि ये लोग अच्छा पैसा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम इन लोगों के साथ ही जुड़ जाएँ और कुछ सोर्स ऑफ इनकम हम भी बढ़ा लें। तो इनके मन में इस तरह का लालच आता है। बीरेंद्र सिंह टैक्सी से ही गर्ल्स सप्लाई करने लगता है, गर्ल्स को अपने टैक्सी से ही कस्टमर के पास ले जाने लगता है, लाइक सेक्स वर्क करने के लिए। और इस तरह से काम करते हुए कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ जो ड्राइवरिंग कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे गर्ल्स सप्लाई करके इसे पैसे बन रहे थे। धीरे धीरे इनके मन में और लालच बढ़ता सा जाता है, बिकॉज अभी इस सेक्स वर्क फील्ड में अच्छी तरह से रम चुके थे, फील्ड में आ चुके थे, हर तरह के नॉलेज था, कहाँ डरना है, कहाँ कैसे हर सिचुएशन को ये हैंडल करना जान रहा था, जबकि इसे पता है कि ये गलत तरीका है। बट जिस तरह से इसके दोस्त फ्रेंड सर्कल कर रहे थे, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी ऊर्जा बनी रहती थी कि ये भी कर पाएंगे जैसे लोग कर रहे हैं। बीरेंद्र सिंह को इस ग्रुप में आके हर तरफ से सिर्फ पैसे ही पैसे दिख रहे थे, लाइक उसको हर जगह से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था इस काम को करते हुए। अब जैसा कि बीरेंद्र सिंह सेक्स वर्कर्स के साथ रह के उस फील्ड के सारी चीज़ें सीख चुका था, जिससे कि वो अच्छी तरह से हर चीज़ को जान सके, खुद एक्सपीरियंस भी वो कर रहा था उस फील्ड में आने के बाद। बीरेंद्र सिंह के मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक लड़की ख़रीद कर लाऊं और उसे मैं कस्टमर को सप्लाई करूं। और वैसा ही वो करता है, वो महज 10,000 रुपये की रकम देके एक लड़की उठा ले आता है वेस्ट बंगाल से, ताकि वो सेक्स वर्क के लिए काम पे उसे लगा सके और उसके थ्रू वो पैसे कमा सके।
बिकॉज वीरेंद्र सिंह अब तक सिर्फ गर्ल्स को सप्लाई ही कर रहा था, उस फील्ड में ही था, बट उस तरह का वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था जैसे कि उसके दोस्तें कर रहे थे। लड़कियां रखे हुए थे, वो सप्लाई कर रहे थे। बट उन लोगों को देखा देखी इसने भी ऐसा प्लान किया और एक 10,000 में, सिर्फ 10,000 में एक लड़की को खरीद कर वेस्ट बंगाल से दिल्ली ले आता है, ताकि उन लोगों की तरह ये भी करे और कुछ ज़्यादा पैसा जनरेट कर पाए। वीरेंद्र सिंह साल 2001 में वो एक 22 साल की लड़की को ख़रीद कर ले आता है, वो भी वेस्ट बंगाल से, जिसका नाम गीता होता है। सिर्फ 10,000 में लड़की ख़रीद कर ले आना, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। ना जाने उससे कई लाख रुपए वीरेंद्र सिंह ने कमाए होंगे और इसके जैसे ना जाने कितने ही सेक्स वर्कर्स होंगे जो सिर्फ 10,000 15,000 के रकम में लड़कियां खरीद कर ले आते हैं और उसे अपने फ़ायदे के लिए काम पे लगा देते हैं। जहाँ पे हमारे देश में एक बकरी भी 10,000 का मिलना मुश्किल है, लेकिन एक लड़की को 10,000 में ख़रीदा जा रहा और बेचा भी जा रहा है बड़े आसानी से। तो गीता नाम की लड़की को, जो सिर्फ अभी 22 साल की होती है, उसे 10,000 में वीरेंद्र सिंह खरीद कर वेस्ट बंगाल से दिल्ली की ओर ले आ जाता है, ताकि वो उससे और भी पैसे जनरेट कर पाएँ, उसे सेक्स वर्कर बना के उसे लोगों को सप्लाई करके पैसे बना पाए। रविंदर सिंह गीता नाम की लड़की को वेस्ट बंगाल से ले तो आता है और उसे दिल्ली के काल काजी नाम के थाना क्षेत्र में पड़ने वाला एक इलाका, जहाँ पे एक अपार्टमेंट में उसे अपने साथ किराए पे रखने लगता है और उससे लगातार जिस्म का धंधा करवाता है। लगभग 6 सालों तक गीता वीरेंद्र सिंह के इशारों पे नाचते रहती है, क्योंकि उसने उसे 10,000 रुपये में वेस्ट बंगाल से ख़रीद कर दिल्ली की ओर लाया था और वो अब उसके हर एक कमांड को मानते आती है। लेकिन 4 जून 2007 की बात है, जब वीरेंद्र सिंह गीता को एक कस्टमर के पास जाने को बोलता है, एक अच्छी रकम देने के बदले। मगर उस दिन गीता की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वीरेंद्र सिंह को गीता मना कर दी थी कि वो आज नहीं जा पाएगी काम पे, क्योंकि उसका आज तबीयत ठीक नहीं है। और वीरेंद्र सिंह उसके इनकार करने से नाखुश हो जाता है। लाइक उसके अंदर एक एंगर सा पैदा हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, वो आग बबूला हो जाता है कि मेरे परमिशन को इसने कैसे डिनाई किया। मगर गीता की सच में उस टाइम तबीयत ख़राब होती है, इसलिए वो मना कर देती है। बट इसे लगता है कि मेरे कही गई बात को तुम क्यों नहीं मानी, मतलब कहीं ना कहीं उसको उस पर हक जताने जैसा फीलिंग्स आने लगा और वो उससे मतलब हाथापाई तक करने लगा, उससे लड़ाई झगड़ा, मतलब कहीं ना कहीं गीता भी उससे हाथापाई करने लगी, क्योंकि वो तब उसका तबीयत ख़राब था। कहीं ना कहीं उसको इस काम से भी एलर्जी होने लग रहा था, बिकॉज उसे इस काम से दूर कहीं जाना था, इसलिए शायद वो इग्नोर कर रही थी। और उसे सच में उस टाइम तबीयत भी ख़राब था, इसलिए तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। और वहीं पे हाथापाई के बीच गीता रविंदर सिंह को कहीं ना कहीं पीट देती है। इस वजह से उसे और गुस्सा आता है और वो वहाँ पे रखा एक कुकर, जो कि वो उसी फ्लैट में रखा हुआ था, वो लोग जो आपस में रह के खाना वाना बनाते खाते थे, वही कुकर उठा के गीता के सिर पे मार देता है और वो बहुत बहुत गहरी चोट में आ जाती है, जिससे कि वो कुछ कर नहीं पाती। लाइक वो अनकॉन्शियस हो जाती है और इतना आग बबूला होता है वीरेंद्र सिंह कि उसे लगातार उसी कुकर से बहुत पीटता है, बहुत, जब तक उसकी जान ना निकल जाती है तब तक कुकर से उसके सिर पे वार करता रहता है गीता के ऊपर, बस इसलिए कि उसने आज किसी कस्टमर के पास जाने से मना कर दी और उसे बुरा लगा कि मेरा कहा हुआ बात तुम नहीं मानी। बस इतनी सी बात के लिए उसे वहाँ पे रखे कुकर, ना जाने कितना ही कुकर अटैक किया उस पर, कितना ही कुकर उसके सिर पे वार किया, जिससे कि वो वहीं पे डेथ हो जाती है, मर जाती है। जब गीता पूरी तरह से मर जाती है तो उसकी लाश उसी कमरे के बक्से में छुपा देता है वीरेंद्र सिंह। और गीता की हत्या करने के बाद वीरेंद्र सिंह फिर से वेस्ट बंगाल ही भाग जाता है, जहाँ से वो गीता को 10,000 रुपये में ख़रीद कर लाया था। और इधर बहुत दिनों तक बंद कमरा देख वीरेंद्र सिंह के मकान मालिक ने उसके कमरे को खुलवाया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है बहुत भयानक बदबू आने लगता है। जो भी दरवाज़ा के सामने खड़ा होता है वो वहाँ पे टिक नहीं पाता, इस कदर कुछ भयानक बदबू उन लोगों को मतलब सामना करना पड़ता है। मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आती है और गीता की लाश को कब्जे में कर लेती है और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज भी देते हैं। अब गीता के मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस अपनी पूरे टीम के साथ जुट जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद वीरेंद्र सिंह के एक साथी को पुलिस पकड़ लेती है,
जो उसके सहयोगी थे इस काम में, लाइक वो भी उसके टीम में थे, जो सेक्स वर्क वाले काम वो कर रहे थे, शायद वो उसके टीम में थे, जिसको पुलिस पकड़ लेती है, जिसका नाम शंकर घोष होता है। मगर पुलिस को सबसे ज़्यादा ज़रूरी वीरेंद्र सिंह को पकड़ना था। जो गीता का मर्डर था वो अब तक फ़रार चल रहा था। अभी तक तो सिर्फ उसका साथी शंकर घोष ही पकड़ा गया था पुलिस के हाथों, मगर अभी पुलिस को तलाश थी वीरेंद्र सिंह की, जिसने गीता की मर्डर किया। पुलिस ने वीरेंद्र सिंह के मकान मालिक से वीरेंद्र सिंह का एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगा है, जो वो वेरिफिकेशन के लिए मकान मालिक को दिया था। जब वो रेंट लेने आया था इस घर में, तब मकान मालिक ने उसके फ़ोटोज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स उससे जमा करवाए थे एक प्रूफ के तौर पे। वही चीज़ पुलिस ने मकान मालिक से मांगा ताकि वो वीरेंद्र सिंह तक पहुंच सके। इधर साल 2009 में वीरेंद्र सिंह सिलीगुड़ी से अम्बाला और वहाँ वीरेंद्र अपने दोस्त लभू के साथ मिलकर फिर से सेक्स वर्क वाला काम में बिजी हो गया। वो फिर से यही काम को दोहराने लगा। अब जिस इलाके में वीरेंद्र सिंह जिस्म फरोशी का धंधा कर रहा था, वहाँ की पुलिस जब उस पर निगरानी करने लगा तो वो वहाँ से भी भागकर 2013 में जब पुलिस ने उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया तो वो वहाँ से भी भागकर अम्बाला से भागकर पानीपत आ जाता है वीरेंद्र सिंह। मतलब ये जहाँ भी जा रहा था सिर्फ इसी टाइप के काम को अंजाम दे रहा था और वो हर जगह से भागते ही फिर रहा था, क्योंकि इस तरह के काम के पीछे लोग पुलिस पड़े ही जाती है हर एक एरिया में, हर एक इलाके में। और वो पुलिस के डर से कहीं ना कहीं हर जगह से वो भागता फिर रहा था, मगर वो काम बस यही कर रहा था, लाइक सेक्स वर्क वाले ही काम कर रहा था, लड़कियों को सप्लाई करने वाला ही काम कर रहा था। बिकॉज उसने बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर ली थी इस काम को करते हुए, इसलिए वो इस काम को करना कहीं ना कहीं अपने लिए कंफर्टेबल और बेनिफिशियल देख रहा था। इसलिए जहाँ भी जा रहा था सिर्फ इस तरह के काम को ही अंजाम दे रहा था। वीरेंद्र सिंह अब पानीपत में भी जिस्म फरोशी का धंधा स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ से भागकर फिर से वीरेंद्र सिंह दिल्ली लौट जाता और यहाँ भी उसका ये सिलसिला जारी ही रहता। वो अभी भी जिस्म फरोशी का काम से ही पैसे कमा रहा था। वीरेंद्र सिंह लगभग 17 सालों तक पुलिस के गिरफ्त से भागता रहा। वो जहाँ भी जा रहा था सिर्फ जिस्म फरोशी का धंधा ही कर रहा था और जब भी उसे भनक होती थी वो उस जगह को छोड़ के कोई और दूसरे जगह में शिफ्ट हो जाता था। और ऐसा करते करते उसने पुलिस को लगभग 17 साल तक दौड़ाया और पुलिस उसको कभी पकड़ा ही नहीं जा रहा था। और ना जाने कितने ही थानों के कितने ही पुलिस वालों को इसने परेशान कर रखा था, लेकिन ये किसी के हाथ में आ नहीं रहा। लेकिन जब वो फिर से 2019 में दिल्ली की तरफ लौटता और यहाँ भी फिर से वही जिस्म फरोशी का काम शुरू कर देता है, तब उसे एक SSI से कांटेक्ट होती है। लाइक वो SSI के नज़र में आ जाता है और वो SSI रमेश नाम का उसके पीछे कुछ इस तरह से पड़ जाता है कि अब इसे पकड़ना है तो पकड़ना ही है। ज़िद पे वो अड़ जाता है और उस रमेश SSI के ज़िद ने कहीं ना कहीं इस केस को सॉल्व करने में बहुत मदद की, क्योंकि उसे पता था कि ये जहाँ भी जाता सिर्फ सेक्स रैकेट का ही काम कर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इससे हमें धर दबोचना ही है ताकि इस तरह के काम को करने से लोग डरे। और लगभग 17 सालों बाद रमेश SSI ने दिल्ली पुलिस के रमेश SSI ने वीरेंद्र सिंह को दबोच लेता और उसे आजीवन कारावास की सज़ा भी सुना देता। जहाँ पे पहले तो उसने गीता नाम की लड़की की हत्या कर दी बस इसलिए कि उसका बात नहीं मानी, उसके कहा नहीं मानी, और ना जाने कितने ही लड़कियों को अपने फंदे में फंसाता रहा, उसे इस दलदल में ढकेलता रहा जहाँ पे जिस्म फरोशी के काम से वो पैसे कमाने का एक ज़रिया बनाया हुआ था। और इस तरह से रमेश SSI ने अपना फ़र्ज़ पूरी तरह से निभाया, जहाँ पे और पुलिस वाले इस केस को ठंडा समझ के छोड़ देते थे, लाइक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस SSI ने अपना फ़र्ज़ निभाया और इसे धर दबोचा और आजीवन कारावास के लिए सज़ा भी दिलवाई।